रेजोनेंस रेजोनेंस यहाँ पे एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके अंदर डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे दो चीजें डीलोकलाइज हो सकती हैं, लोकेशन किस बॉन्ड की किस इलेक्ट्रॉन्स की बदल सकती है वो यहाँ पे समझना है। तो एक तो लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट नहीं करते वैलेंस शेल के, उनको लोन पेयर बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज आपके हो सकते हैं। बेंजीन रिंग एक यूनिक एग्जांपल है पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन का। यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इतनी होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की इतनी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को आप निकालने की कोशिश करोगे तो बॉन्ड लेंथ इस तरीके से 1.39 आएगी। ना तो डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब हर कार्बन कार्बन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, इसीलिए बीच की बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बन गई। ऐसी ओजोन अगर आप देखोगे, चलो ऑर्निक से बाहर निकलते हैं थोड़ा और यहाँ पे ओजोन पे आते हैं, तो ओजोन में देखिए डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके इधर भी आ सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस में कभी भी एटम की पोजीशन नहीं बदलती, हमेशा ये दो चीजें ही डीलोकलाइज होती हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एटम अपनी पोजीशन पे, लेकिन पाई बॉन्ड्स की लोकेशन बदल रही है। इसका मतलब दोनों बॉन्ड्स के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। तो बॉन्ड लेंथ ना तो सिंगल बॉन्ड की मैच हो रही है ना डबल बॉन्ड की हो रही है, बल्कि इनके बीच में इंटरमीडिएट हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल यूरिया। यूरिया के अंदर ये डबल बॉन्ड ऑसिलेट करता रहता है कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में भी। तो नाइट्रोजन के बीच में जाएगा तो इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। तो आप ऑनलाइन चेक करिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की 1.1447 पिकोमीटर है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये 127 है, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड लेंथ आप देखोगे ना डबल बॉन्ड की है ना सिंगल बॉन्ड की है, 137। तो 137 पिकोमीटर इंटरमीडिएट लाई कर रहा है। तो पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि रेजोनेंस के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड लेंथ एक्चुअल नहीं होते। उसकी मेन वजह ये है कि पाई बॉन्ड्स की लोकेशन बदलने से कभी डबल बॉन्ड इधर है तो कभी डबल बॉन्ड इधर है। तो हर कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं, चाहे आप बेंजीन का एग्जांपल लीजिए, चाहे ओजोन का, चाहे यूरिया का। तो कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर सिंगल पॉसिबल ही नहीं है जिससे कि सारी प्रॉपर्टीज कंपाउंड की एक्सप्लेन कर सकें, और इस वजह से हम 2, 3, 4, 5, 6 जितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं सारी प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए वो हम यहाँ पे बनाते हैं। रेजोनेंस एग्जिबिट करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो जरूरी है दैट इज कॉन्जुगेटिव सिस्टम। कॉन्जुगेटिव या कॉन्जुगेशन समझ लीजिए, कॉन्जुगेशन होना जरूरी है ना। व्हाट डू मीन बाय कॉन्जुगेशन? ऑल्टरनेट, कोई भी मैं कार्बन एटम को लेके समझाता हूँ, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का जो सिस्टम है इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरेशन में, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरेशन में है, तो वहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। तो कॉन्जुगेटिव सिस्टम, इसीलिए कई बार इसे कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये ऑपरेट ही कॉन्जुगेटिव सिस्टम में करता है। और जब पाई बॉन्ड्स की पोजीशन बदलती है तो उस वजह से बॉन्ड लेंथ पे इम्पैक्ट आता है, और ये लगातार बदलती रहती है, इसीलिए हर एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो कहीं पे भी अगर आपसे कहा जाए कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ओजोन में या इसमें यूरिया में ये आपकी इंटरमीडिएट क्यों है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की क्यों है, ना ये सिंगल बॉन्ड को करेस्पॉन्ड करती है ना डबल बॉन्ड को, तो आंसर इज ओनली रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ जो है वो इंटरमीडिएट हो जाती है। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक फिनोमिनन है। किस चीज का? टू और मोर स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, but none of them can be said to represent it uniquely, is referred as resonance or mesomerism। तो कहने का मतलब रेजोनेंस कब आपका समझ में आया, एक इसके पीछे एक थोड़ी सी आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी। कि मान लीजिए आप लैब में हैं और लैब के अंदर आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप किया,
इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने फॉर्मूला बनाया, पहले तो इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस हुई और फिर ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुई। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में पता चला जी इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, और इसमें पता चला जी कितने हैं, तो परसेंटेज पता चल गई, कार्बन इतना है, हाइड्रोजन की परसेंटेज ये है। जब परसेंटेज आ गई हमने ये पता कर लिया क्या है और कितना है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस कर ली, तो फिर हमारे सामने आता है जी फॉर्मूला बनाओ। तो सबसे पहले हम परसेंटेज से क्या बनाते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, और फिर उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मॉलिक्यूलर फार्मूले में। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया तब बात आई जी स्ट्रक्चर बनाओ। अब आपने क्या किया, पहले तो कंपाउंड जो था उसकी प्रॉपर्टीज निकाली। दो तरह की प्रॉपर्टीज हो गई, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हुए हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे, पर मजबूरी ये है कि एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टी आपकी एक्सप्लेन नहीं हो रही, आपके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना पड़ा है, जैसे बेंजीन में ये दो। So the phenomenon in which two or more structures can be written for a true structure of molecule, but none of them can be said to represent it uniquely. Uniquely represent इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती, इसीलिए हमें कंपाउंड के वेरियस स्ट्रक्चर्स लिखने पड़ते हैं ताकि सारी प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन कर पाए। और ये जो फिनोमिनन है इसको हम रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म कहते हैं। दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है, एक जगह इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तब हम उसे मीजोमेरिज्म को भी कंसिडर कर लेते हैं, अदरवाइज आप 12 तक मान के चलिए रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म एक जैसा है। अब ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन के आप जो दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये केकुले ने बनाए थे। अभी आपने दीवार स्ट्रक्चर 3 और पढ़ेंगे आगे जब बेंजीन पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पे टोटल 5 स्ट्रक्चर्स हैं, इसके 5 स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड है, यानी कि 5 स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते, लेकिन अब कंफ्यूजन ना हो तो हमें एक स्ट्रक्चर तो बनाना है। तो क्या किया, इन दोनों स्ट्रक्चर का हमने एक हाइब्रिड बना दिया, दीवार स्ट्रक्चर कंसिडर ही नहीं किए, ये दो मेन है, इनको देख के हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। और हम देख रही है यहाँ पे रिंग बना रहे हैं। रिंग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड की पोजीशन हमें पता ही नहीं है कैसे बदल रही है, कहाँ कहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये हम यूनिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हमने एक हाइब्रिड बना दिया जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, और ये एक हाइपोथेटिकल बात है, एग्जिस्ट नहीं करता, आइसोलेट नहीं कर सकते आप इसे, वो तो स्ट्रक्चर्स हुई ही आइसोलेट होंगे। तो व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। अगर आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपने बनाए डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट कैन बी रिटन फॉर अ मॉलिक्यूल विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम। बस ये ध्यान रखना एटम की पोजीशन मत बदलो, आप मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बदल सकते हैं, बॉन्ड्स की पोजीशन बदलते हुए जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे वो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं, ये नीचे लिखा है नाम, कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं। लेकिन उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स का जो कॉमन स्ट्रक्चर आप बनाओगे जो हाइपोथेटिकल होगा, that is called as resonance hybrid. So the actual structure of all the different possible structures that can be written for a molecule without changing the relative position of atom, atom अपनी जगह पे है, सिर्फ bonds की position बदल रही है। Now what is resonance energy? The difference between the energy of, तो पहली चीज तो हमें डिफरेंस लेना है, किसका लेना है, एनर्जी का लेना है, किसके बीच में, एक तो रेजोनेंस हाइब्रिड, और दूसरा जो कैनोनिकल फॉर्म्स आप बना रहे हैं उसमें सबसे स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसका है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। मान लीजिए ये दो स्ट्रक्चर हैं, इसको फर्स्ट में नाम दे देता हूँ और इसको सेकंड में नाम दे देता हूँ, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सेकंड है। तो सेकंड और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर मान लीजिए 5-6 हैं, तो छांटिए उसमें से कौन सी किसकी एनर्जी कम है। ये बात ध्यान रखिएगा, जितने ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कंपाउंड की। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजोनेंस एनर्जी के, और रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के। कैरेक्टरिस्टिक क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड की, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सबसे स्टेबल होता है,
लोअर एनर्जी होती है देन एनी अदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आप बना रहे हैं उनमें से सबसे लोएस्ट एनर्जी इसकी है। इन रेजोनेंस हाइब्रिड द बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से अलग बॉन्ड लेंथ होती है, वो आपको मैंने पहली स्लाइड में यहाँ पे बता दिया है कि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ पे असर आता है। तो अब आता है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर हमें निकालनी है रेजोनेंस एनर्जी निकालने का, एक तो ये सिंपल डेफिनेशन बता दिया आपको, एक और तरीका है अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोजनेशन? जैसे आप कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो ये क्या किया आपने, हाइड्रोजनेशन, और ये क्या बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे आपने जो हीट निकली उसको क्या बोल दिया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये आपने थ्योरेटिकली निकाली। थ्योरेटिकली कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट्स की टोटल बॉन्ड एनर्जी निकाल लीजिए। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 4 हैं, 2 उधर हैं 2 इधर हैं, तो इन सब की टोटल एनर्जीज का प्लस करिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए। तो ऐसे आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल भी निकाल सकते हैं और लैब में जब आप इसी रिएक्शन को कैलोरीमीटर में करा रहे हैं तो कितनी हीट निकली वो आप यहाँ पे वो भी नाप सकते हैं। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो रेजोनेंस एनर्जी मिल जाएगी। कई बार न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको ये दो वैल्यूज बता दें और पूछें जी ये निकल रहा, तो कोई भी तीन में से एक चीज निकलवाई जा सकती है। नेसेसरी कंडीशन क्या है अब रेजोनेंस के लिए? देखिए सबसे पहली कंडीशन है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम। जितने भी स्ट्रक्चर है ना, एटम की पोजीशन नहीं बदलेगी, एटम की पोजीशन नहीं बदलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। एटम अपनी जगह पे रहेगा, बॉन्ड की पोजीशन बदलेगी। कई बार आता है एक डिफरेंस बताइए जी रेजोनेंस में और टॉटोमेरिज्म में। तो टॉटोमेरिज्म में आपको एक बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से बनाते हैं। तो ये चेक करिए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो यहाँ पे क्या होगा, H इधर चला जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। चलिए बॉन्ड की पोजीशन तो जा रही है लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो मतलब अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। आप रेजोनेटिंग तो नहीं कह सकते, हाइड्रोजन की पोजीशन बदल गई। चलो बॉन्ड बदला वो तो रेजोनेंस में ही बदल रहा है, बट यहाँ पे एटम की पोजीशन बदल गई। यही सबसे बड़ा अंतर है किसमें, टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में। रेजोनेंस में एटम की पोजीशन फिक्स रहेगी। The resonating structure must have same number of paired and unpaired electron। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लो उसके अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके सेम रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम नंबर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर करेगा, एटम टू एटम आप उसकी पोजीशन बदल रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। The energies of various resonating structure must be nearly same। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे उसमें एनर्जी में बहुत भारी अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत होगा बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। एंड ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर, ये एक प्लेन में लाई करनी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं ये 4 कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन जिसमें कि आप रेजोनेंस यहाँ पे शो कर सकते हैं। The distribution of charge in all canonical form should be according to following rules। देखिए जो चार्ज होता है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे वो डिसाइड करता है यहाँ पे कि स्टेबिलिटी किस तरीके से यहाँ पे बताई जाएगी। तो लाइक चार्जेस जो हैं should not reside on neighboring atoms। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग को ले लीजिए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो लाइक चार्जेस पास पास नहीं होने चाहिए वरना रिपल्शन हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अनलाइक चार्जेस शुड रिसाइड ऑन नेबरिंग एटम। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ये हो सकते हैं, पॉसिबल है। Positive or negative charge should not reside on electropositive। The positive charge should reside on electropositive element। मान लीजिए जैसे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है,
तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चलता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो वो तो चलेगा। बट नेगेटिव चार्ज शुड रिसाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम पे, बट इसका उल्टा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये अनस्टेबिलिटी यानी कि एनर्जी बढ़ा देगा। Canonical form of lowest energy must provide maximum contribution to the real molecule. आपने 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, जो कैनोनिकल फॉर्म सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी जिसकी, उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा रियल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने में। और ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे इन कैनोनिकल फॉर्म, मोर इज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रियल मॉलिक्यूल। रियल मॉलिक्यूल मींस स्टेबिलिटी ऑफ रियल मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि उतना चार्ज होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, और जितनी लोएस्ट एनर्जी होगी उतना कंट्रीब्यूशन रियल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को लेके ज्यादा रहेगा उस किसी कैनोनिकल फॉर्म का। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? ध्यान रखिए, जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनपे कोई चार्ज नहीं है। अगर डाइपोलर हुए, दो पोल्स हुए पॉजिटिव नेगेटिव, तो दिक्कत हो जाएगी। Stability is decreased if they are isolated charges. Isolated charges हैं तो फिर वहां पे stability कम हो जाएगी, और with increased charge separation। मान लीजिए यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, आप इसको एलिफेटिक भी ले सकते हैं, वो भी समझा देता हूँ। मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, पास पास, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। यही नेगेटिव चार्ज बढ़ गया डिस्टेंस, तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस बढ़ने से, मान लो यहाँ की जगह यहाँ आ गया, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज जितने पास होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी इज डिक्रीज्ड इफ दे आर आइसोलेटेड चार्जेस के बीच का सेपरेशन बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। मान लीजिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, एलिफेटिक में भी समझ लीजिए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी है। ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस बढ़ गया। अगर ये और इधर आ गया आपका, तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। If all the structures have formal charge, the most stable structure will be in which negative charge reside on electronegative atom. देखिए, सबके ऊपर अगर चार्ज है तो ये ध्यान रखो, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, while positive charge should be on more electropositive element. Positive charge more electronegative है। Resonance structure having electron deficient or positive charge atom have very high energy and hence unstable. अगर positive charge है कहीं पे किसी भी resonating structure पे, तो उसकी एनर्जी काफी हाई है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और पॉजिटिव चार्ज तो उसकी एनर्जी काफी हाई होगी, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है। And lastly, more the number of covalent bond in a canonical structure, greater will be the stability. जितने ज्यादा bonds होंगे उतना चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉन पोलर चीज पे तो कोई अटैक करेगा नहीं। हाँ, जहाँ पोल्स बन गए पॉजिटिव नेगेटिव, तुरंत नेगेटिवली चार्ज एजेंट यहाँ अटैक कर देगा, पॉजिटिवली चार्ज एजेंट यहाँ अटैक कर देगा, तो इस तरीके से वहां पे जो है इनकी स्टेबिलिटी जो है वो आपकी कम हो जाएगी। इफेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस, आखिर रेजोनेंस के क्या इम्पैक्ट है? More the number of nearly similar resonating structure, जितने ज्यादा resonating structure उतनी ज्यादा stability, तो resonating structure काउंट कर लीजिए। दूसरा, greater the delocalization of pi electron, greater the stability, तो जितने ज्यादा structures होंगे उतना ज्यादा delocalization होगा। तो delocalization किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को delocalize करेंगे उतने ज्यादा resonating structure बनेंगे, उतनी ज्यादा stability। और रेजोनेंस लीड्स टू सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये मैंने पहली स्लाइड पे आपको बता दिया। लगभग बॉन्ड लेंथ ना सिंगल बॉन्ड की होगी ना डबल बॉन्ड की। देखिए, एक बॉन्ड ऑर्डर आपने निकालना सीखा है, क्या कहते हैं इसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और एक बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी निकलता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये बॉन्ड ऑर्डर में कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, तो ये अभी एग्जांपल्स
इसको कंसिडर करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। बट बॉन्ड ऑर्डर का ये फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। और ये बॉन्ड ऑर्डर और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर आप पढ़ते हैं दोनों डिफरेंट है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती।